गुड इवनिंग बच्चों, सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। तो बच्चों, कल के क्लास में मैंने क्या बताया था? कल के क्लास में मैंने बताया था परमाणु द्रव्यमान के बारे में, है ना? क्या बताया था? परमाणु द्रव्यमान के बारे में। हम लोग सबसे पहले किसका परमाणु लिए थे? हाइड्रोजन का। क्या हुआ? फेल हो गया। फिर हमने किसका परमाणु लिया? ऑक्सीजन का, वो भी फेल हो गया। फिर उसके बाद हमने किसका लिया था? कार्बन का। कार्बन का कौन सा परमाणु? C12, ठीक है ना? तो लेट्स कम टू द टॉपिक। हमने जो परमाणु लिया था एक बार रिवीजन कर लेते हैं। C12 लिया था। C12 मतलब क्या? कार्बन 12, मतलब ये समस्थानिक होता है। समस्थानिक के बारे में हम कल बताए थे, आइसोटॉप्स जिसको कहते हैं, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है बच्चों? मैंने कल बताया था कि सेम एलिमेंट्स के एटम्स हैविंग डिफरेंट मासेस। मतलब अगर कार्बन के ही एटम्स हैं बहुत सारे, तो सबका जो मास है वो डिफरेंट भी हो सकता है, अलग अलग मासेस में पाए जा सकते हैं, है ना? हम लोग जैसे ऑक्सीजन के बारे में देखे थे कि वो 16, 17, 18, 16 यूनिफाइड मास, 17 यूनिफाइड मास और 18 यूनिफाइड मास में पाया जा रहा था, है ना? तो ये सब क्या था? ऑक्सीजन के समस्थानिक थे। हाइड्रोजन के भी समस्थानिक देखे थे 1, 2, 3। तो उसी तरह से हम लोग कार्बन का एक समस्थानिक देखेंगे, क्या? C12। और C12 लेकर हम लोग क्या किए थे? इसको 12 बराबर भागों में बांटे थे, 2, 3, 4, 5 और एक 6, ठीक है ना? इक्वल तो नहीं लग रहा है लेकिन समझना है, इक्वल है सब। तो मैंने एक पीस को बाहर लिया था और बताया था कि अगर ये 12 यूनिफाइड मास का एटम है, तो अगर इसको हम लोग 12 बराबर भागों में बांट देंगे तो प्रत्येक जो हिस्सा है सबको कितना यूनिफाइड मिलेगा? 1 यूनिफाइड मास, ठीक है? और इसी के हेल्प से हम लोग अन्य तत्वों के जो द्रव्यमान है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? किस तरह फाइंड आउट करते हैं समझते हैं। किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? जैसे सपोज दैट हमने सोडियम का एक एटम लिया, सोडियम का एक एटम लिया, ठीक है? तो सोडियम का एक एटम जब लेंगे तो चलो सोडियम का एक एटम को इधर रखा हमने। यहां पे हम लोग C12 का 1/12 पार्ट को रखेंगे। ये क्या है? 1/12 पार्ट। ये एक हिस्सा को देखो, 1 यूनिफाइड मास को यहां पे रखेंगे, एक सिंगल पीस को। बराबर नहीं होगा, तो ऐसे ऐसे कितने सारे रखने पड़ेंगे। ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े को कितने सारे टुकड़े रखोगे तब जाके वो सोडियम के बराबर होगा? तो पता चलेगा कि 23 टुकड़े को यहां पे रखोगे तो एक ठो का 1U है, तो 23 ठो का कितना होगा? 23U होगा, 23 यूनिफाइड मास। तब जाके वो सोडियम एटम के इक्वल हो गया। तो हम लोग क्या समझे कि सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 23 यूनिफाइड मास होता है, ठीक है? मैग्नीशियम का भी हम लोग देखे थे, या फिर एल्युमिनियम का देखे थे। कैसे देखे थे? कि एक तरफ एल्युमिनियम का एक परमाणु रख दो, दूसरे तरफ उस 1 यूनिफाइड मास को रखो, बराबर नहीं होगा। 1 यूनिफाइड मास और जोड़ो और जोड़ो और जोड़ते जोड़ते कितना जोड़ना पड़ेगा? 27। 17 पीस, 27 टुकड़ा। ये जो पीसेस देख रहा है ना, इस 27 टुकड़े को यहां रखोगे तब जाके वो एल्युमिनियम के बराबर होगा। तो एक ठो होता है 1U, तो 27 कितने होंगे? 27U। अच्छा, इसका मतलब क्या निकला कि एल्युमिनियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 27 यूनिफाइड मास। इसको एक और तरीके से समझो, क्या है कि एल्युमिनियम जो है इसका परमाणु द्रव्यमान 27 टाइम्स हैवियर है। किससे? 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम्स। मतलब C12 के 12वें भाग का जो टुकड़ा निकला था उसका जो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान का ये 27 गुना है। कौन है 27 गुना? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एक परमाणु इस टुकड़े का 27 गुना है। उसी तरह सोडियम का एक परमाणु का द्रव्यमान इस टुकड़े से
कितना गुना भारी है? 23 गुना है। मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम का 24 यूनिफाइड मास होता है। इसका मतलब मैग्नीशियम का एक एटम का जो मास है, एक परमाणु का जो द्रव्यमान है, वो इस टुकड़े का कितना गुना है? 24 गुना है, 24 टाइम्स है। उससे मतलब 24 गुना ज्यादा भारी है। ये 27 गुना ज्यादा भारी है, ये 23 गुना ज्यादा भारी है। मतलब सोडियम 23 गुना ज्यादा भारी है, एल्युमिनियम 27 गुना ज्यादा भारी है, मैग्नीशियम 24 गुना ज्यादा भारी है। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये चीज बताया था बच्चों। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट जो है, हम लोग यहां पे बार बार जो लिख रहे हैं 27 यूनिफाइड मास, 23 यूनिफाइड मास, और क्या लिखे थे? 23 यूनिफाइड मास, 27, 24 यूनिफाइड मास। यूनिफाइड जो यू लगा रहे थे ना हम लोग बीच में, वो एक्चुअली में एटॉमिक मास नहीं था, वो था रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, वो क्या था? रिलेटिव एटॉमिक मास, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ये क्या होता है? क्योंकि देखो अभी हम लोग जो बोले हैं कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 यूनिफाइड मास है, तो ये 23 यूनिफाइड क्या था? ये बता रहा था कि उस सिंगल पीस जो कार्बन वाला था उसका ये 23 टाइम्स है, मतलब इसका 23 गुना है ये। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान हम ये लिखे हैं, उसको कंपेयर किए किससे? कार्बन 12 का जो 1/12 पार्ट था उससे। ठीक है, इस पार्ट से हम लोग तुलना किए थे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना 23 यूनिफाइड मास, 24 यूनिफाइड मास, एक्चुअली में वो परमाणु द्रव्यमान नहीं है। वो क्या है? वो है सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, वो क्या है? सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। ठीक है ना, क्लियर? किसके साथ तुलना किया जा रहा है? तो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से। 1/12 मतलब वो छोटा सा पीस जो हम लोग बाहर निकाले थे, उसी के तुलना में ये 23 गुना है। तो जहां पे हम लोग तुलना कर दिए किसी एक पार्ट से, किसी एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से जहां हम लोग तुलना करके बताएंगे ना, तो उसे हम लोग सापेक्ष बोलते हैं। ठीक है, जब किसी को किसी के साथ कंपैरिजन किया जाता है तो हम लोग उसे सापेक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो परमाणु द्रव्यमान है 23 यूनिफाइड मास सोडियम का, वो कैसा परमाणु द्रव्यमान है? सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, ये सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान है। तो परमाणु द्रव्यमान और सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान समझ गए हम लोग। अब बच्चों एक और टॉपिक है, वो क्या है? एवरेज एटॉमिक मास, मतलब औसत परमाणु द्रव्यमान। अब ये नया थ्योरी क्या है? ये नया चीज क्या आ गया? औसत का मतलब समझो। हम क्या बोले थे कि अगर कोई मान लो ये कोई सपोज दैट क्लोरीन का ये एक तत्व है। कल के क्लास में भी हमने बताया था कि ये चलो क्लोरीन का एक तत्व है, इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, क्लोरीन के बहुत सारे परमाणु होंगे, बहुत सारे होंगे, अनगिनत होंगे, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ से भी ज्यादा होंगे। सभी परमाणु किसके होंगे? क्लोरीन के होंगे। लेकिन क्या सबका द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान, क्या सबका एक होगा? नहीं होगा। एक ही तत्व के अंदर परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, कल भी बोले थे ऑक्सीजन का अलग अलग द्रव्यमान होता है, 16, 17, 18 यूनिफाइड मास। और बताए थे हम लोग कार्बन का भी 12, 13, 14 यूनिफाइड मास। हाइड्रोजन का 1, 2, 3 यूनिफाइड मास। अलग अलग मास में पाए जाते हैं। एक ही तत्व के परमाणु अलग अलग द्रव्यमान में पाए जाते हैं। तो क्लोरीन का हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, क्लोरीन में क्या प्रॉब्लम है? क्लोरीन में देखा क्या गया
कि कुछ परमाणु का द्रव्यमान 35 यूनिफाइड मास है और कुछ का द्रव्यमान 37 यूनिफाइड मास है, और इसका जो परसेंटेज था 35 यूनिफाइड मास वाला का वो 3 में था, और 37 यूनिफाइड मास वाला जो द्रव्यमान था वो 1 रेशियो में था। मतलब 35 यूनिफाइड मास और क्या था 37 यूनिफाइड मास, ये कितने रेशियो में बटे हुए थे? 3:1 में। 3:1 में मतलब 4 भाग में 3 भाग 35 यूनिफाइड मास वाला है इसमें भरा हुआ, और 1 भाग 37 यूनिफाइड मास वाला है ना। मतलब हर 4 एटम में अगर देखा जाए, हर 4 एटम में 3 एटम का द्रव्यमान कितना? 35 यूनिफाइड मास, और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना? 37 यूनिफाइड मास। तो आखिर हम लेंगे क्या? अगर मुझे परमाणु द्रव्यमान निकालना हो तो हम लोग फिर कैसे लेंगे? तो यहाँ पे अलग अलग जब वैल्यू दिख रहा है तो हम लोग परमाणु द्रव्यमान नहीं, हम लोग औसत परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। ठीक है, औसत परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। तो ये निकालने का एक तरीका है, ये निकालने का ये एक तरीका है, उस तरीके को समझो जिससे क्लियर होगा। जैसे देखो 35 है, कितने रेशियो में है? ये 3 रेशियो में, प्लस 37 है, ये कितने रेशियो में है? ये 1 रेशियो में है, बटा ये 3 और 1 को जोड़ दो, 3 + 1 करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। 35 को 3 से गुना करो, कितना आएगा? 105 प्लस 37/4। ठीक है, आगे बढ़ो, कितना होगा? 142/4। इसको कैंसिल करो, आएगा 35.5 यूनिफाइड मास। तो देखो बच्चों, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 35.5 यूनिफाइड मास। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें? हम लोग क्या देखें? औसत परमाणु द्रव्यमान देखो कैसे निकाला जाता है, यही ना देखें हम लोग कि जिस यूनिफाइड मास में वो पाया जाता है और जिस रेशियो में वो पाया जाता है उसको इस तरह से हम लोग निकालते हैं। और फाइनली जब हमने क्लोरीन का ओवरऑल जो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो ना ही 35 यूनिफाइड मास आता है और ना ही 37 यूनिफाइड मास आता है। यूनिफाइड मास क्या आता है? 35.5 यूनिफाइड मास। तो आज के बाद याद रखना है बच्चों कि क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है? 35.5 यूनिफाइड मास। ठीक है, तो एक्चुअली में हम लोग क्या है ना, हम लोग जो परमाणु द्रव्यमान जो हम लोग बोलते हैं, जैसे कोई भी यूनिफाइड मास, तो तुलना तो हम लोग कार्बन के C12 के 1/12 पार्ट से ही करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? वो औसत परमाणु द्रव्यमान बोल रहे होते हैं, है ना। क्लियर है बच्चों? तो परमाणु द्रव्यमान, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान और औसत परमाणु द्रव्यमान के बारे में समझ गए। ठीक है, अब आगे का जो लेक्चर है थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। ठीक है, इसको मिटाते हैं बच्चों। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। बच्चों अब जो अगला टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूल से पहले एक छोटा सा टॉपिक समझ लेते हैं, और वो है क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। बड़ा ब्यूटीफुल टॉपिक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। ठीक है, मतलब परमाणु का अस्तित्व, परमाणुओं का अस्तित्व। अस्तित्व समझते हो? अस्तित्व कि एटम्स जो है वो किस प्रकार एग्जिस्ट करता है,
किस फॉर्म में रहता है एटम्स? तो बच्चों एटम्स जो है वो फ्री नहीं रहता, ये या तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा या फिर आयंस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो एटम्स किस फॉर्म में रहता है? या तो वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा या फिर आयंस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स मीन्स ये अणुओं के फॉर्म में रहेगा, अणु के फॉर्म में, या फिर ये आयन के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, एटम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। ये हमेशा किसी के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है, जुड़ा रहेगा। अणु कब बनते हैं? जैसे देखो, सपोज दैट, समझो जैसे हाइड्रोजन का ही एक एटम अपने दूसरे एटम के साथ जुड़कर तुरंत वो बनाता है H2, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन के दो ये अणु के फॉर्म में रहते हैं, मतलब हाइड्रोजन का एक एटम नहीं होता कभी अकेले, हमेशा हाइड्रोजन के दो दो एटम हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जहां भी दिखेंगे हाइड्रोजन के दो एटम्स रहेंगे साथ में, एक अकेला एटम्स नहीं होता, ठीक है। उसी तरह से क्लोरीन को देखो, क्लोरीन भी अकेला नहीं रहता, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये Cl2 के फॉर्म में रहेगा। ऑक्सीजन भी देखो, ऑक्सीजन भी जो है वो O2 के फॉर्म में रहेगा, मतलब ऑक्सीजन के दो एटम, क्लोरीन के दो एटम, हाइड्रोजन के दो एटम सब साथ में रहते हैं, और ये सब क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ये तीनों जो है ना वो अणु कहलाता है। अणु का डेफिनेशन क्या होगा अभी आगे बताएंगे। तो अकेले नहीं रहता, एटम्स अकेले नहीं रहते, ये हमेशा अणु के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, अणु के फॉर्म में रहते हैं। और भी देखो, हाइड्रोजन को अगर तुम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओ तो क्या हो जाएगा? H2O। ये देखो ये भी अणु है, ये भी अणु के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो एटम्स अकेले नहीं रहते, अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, ये अणु के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आयन को देखो, कुछ एटम्स जो है ना आयंस के फॉर्म में रहते हैं, जैसे सपोज दैट सोडियम, सोडियम के ऊपर प्लस कब आता है? जब अपने एटम से वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है ना। जब वो अपने एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है सोडियम, तो उसके ऊपर 1+, तो ये आयंस बन गया, ठीक है। कैल्शियम के ऊपर 2+, मैग्नीशियम के ऊपर 2+, तो एटम्स जो हैं वो इस तरह से आयंस बन जाते हैं। क्लोरीन के ऊपर 1-, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर 2-। तो इस तरह से एटम्स जो हैं वो प्लस देकर पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन को देकर, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, हम पहले ही पढ़ाए थे, पहले बताए थे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना तो वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है ना, नेगेटिव आयन। तो ये देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये सब धन आयन कहलाते हैं, और ये दोनों ऋण आयन, जिसके ऊपर प्लस वो धन आयन, जिसके ऊपर माइनस वो ऋण आयन। मतलब प्लस को हम लोग बोलते हैं केट आयन और माइनस को बोलते हैं एन आयन। तो ये दोनों है तो आयन ही ना, ये दोनों क्या है? आयन है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे कि परमाणु जो है वो अणु तथा या फिर अथवा आयन के फॉर्म में पाए जाते हैं, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। तो बच्चों ये था परमाणुओं का अस्तित्व कि ये किस फॉर्म में रहता है, तो अणु और आयन के फॉर्म में रहता है। अब देखो यही अणु जो है अन्य अणुओं से मिल मिलकर बड़ी संख्या में मिलते हैं। बहुत सारे अणु जो हैं, बहुत सारे अणु, जैसे मान लो H2 जो है, बहुत सारा H2, बहुत सारा H2, बहुत सारा H2 मिलकर, बहुत सारा H2 जो है मिलकर एक द्रव्य का निर्माण करते हैं। द्रव्य का मतलब कोई मटेरियल का, कोई सब्सटेंस का, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं बहुत संख्या में मिलकर, और वही सब्सटेंस को हम लोग टच कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं, ठीक है। मतलब परमाणु हमें नहीं दिखता है ना, परमाणु तो नहीं दिखता है, और परमाणु के बाद अणु भी हमें नहीं दिखता है, लेकिन जब काफी सारे अणु
या फिर काफ़ी सारे आयन्स एक जगह जब जमा हो जाते हैं तो बहुत सारे संख्या में जब जमा हो जाते हैं तो एक द्रव्य का निर्माण करते हैं, कोई एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक ऐसे पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग छू सकते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं या फिर जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे आयन्स या फिर बहुत सारे अणु आपस में जब जुड़ेंगे तब जाके द्रव्य का निर्माण करेंगे, वरना हमें परमाणु तो कभी दिखता नहीं है, कभी दिखेगा ही नहीं। परमाणु अत्यंत छोटा कण है, ये कभी नहीं दिखेगा। ठीक है ना बच्चों। अब अगला टॉपिक है आयन। ठीक है, तो आयन तो अभी जस्ट बताया ना, आयन तो वही है। आयन क्या होता है? आयन दो प्रकार का, आयन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है केटायन, दूसरा होता है एनायन। केटायन मीन्स प्लस, एनायन मीन्स माइनस। तो बच्चों अगर कोई परमाणु है, सबसे पहले परमाणु जो होते हैं ना, देखो इस चैप्टर नंबर 4 में बड़ा अच्छे से समझाया गया एटम के बारे में। मैं यहाँ पे सिंपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। प्लस मतलब केटायन, मतलब वो परमाणु जो है एटम, अब वो आयन में कन्वर्ट हो गया। आयन में जैसे ही वो कन्वर्ट हो गया तो वो परमाणु का अब नेचर बदल गया। जब कोई परमाणु सिर्फ परमाणु था तो उस वक्त का बिहेवियर कुछ और था, लेकिन जैसे ही परमाणु ने अपने घर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, अब उस परमाणु के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, मतलब केटायन हो गया। वो केटायन मतलब अब इसका बिहेवियर पहले जैसा नहीं रहेगा। अब इस एटम का, जैसे मान लो सपोज दैट मैं एक एटम हूं, अगर हमसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो मेरे ऊपर 1+ आ जाएगा। अब मेरा जो बिहेवियर है ना वो पहले से बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मैं अलग तरह से बिहेव करूंगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि मैं एटम नहीं रहा, अब आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह से एनायन क्या है? जैसे मान लो कोई एटम है, जैसे क्लोरीन का कोई एटम है, ये मान लो सोडियम का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है, इसने बाहर से इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से ना क्लोरीन के इस एटम में क्या आ गए? माइनस। अब माइनस का मतलब एनायन। अब ये क्लोरीन का जो एटम है वो एटम नहीं रहा, अब ये क्लोरीन के आयन बन गए। जैसे ही आयन बन गए, अब ये जो तुम देख रहे हो ना, आयन का नेचर ही चेंज हो गया, अब वो पहले जैसा नहीं रहा, ये याद रखना। तो एटम अलग चीज है, आयन अलग चीज है, बिहेवियर चेंज हो गया, इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया, इसका गुण चेंज हो गया आयन बनने के कारण। ठीक है ना। तो आयन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, केटायन और एनायन। जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसके ऊपर केटायन, जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसके ऊपर एनायन। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये है आयन। अब बहुत सारे आयन जो है एक जहां जमा हो जाते हैं, बहुत सारे आयन एक जहां जब जमा हो जाते हैं तो द्रव्य का निर्माण करते हैं। ऐसे द्रव्य का निर्माण करते हैं जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। जैसे देखो Na का धन आयन ये प्लस और Cl का माइनस, ये दोनों जब आपस में आता है तो NaCl बनाता है। और बहुत सारे NaCl जब एक जगह पर मिलते हैं, बहुत सारे NaCl जब एक जगह मिलते हैं तो एक द्रव्य का निर्माण करते हैं। और वो द्रव्य क्या कहलाता है? साधारण नमक। साधारण नमक जो रोज खाते हैं हम लोग, कॉमन साल्ट, है ना, टेबल साल्ट या कॉमन साल्ट बोलते हैं इसको। तो देखो ये सब जो NaCl जो है ये धन आयन है, ये ऋण आयन है, ये धन आयन है, ये ऋण आयन है। तो एक केटायन है तो दूसरा एनायन है। तो ये आयन मिलकर एक द्रव्य का निर्माण किए हैं। ठीक है, और वो द्रव्य जो हम लोग देख सकते हैं, नमक को देख सकते हैं ना, नमक जो हम लोग खाते हैं उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, एवरीथिंग। तो इस तरह से ये आयन का जो कॉन्सेप्ट है वो मोटा मोटी क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या पढ़ना है
उसको समझते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट सी बात है। धीरे धीरे बच्चों हर चीज़ को समझेंगे, अकबकाना नहीं है, धीरे धीरे हर चीज़ को समझेंगे, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल। क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मत अणु, ठीक है, मॉलिक्यूल। वैसे भी बच्चों इस चैप्टर का नाम ही है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो एटम्स थोड़ा बहुत समझ में तो आ गया होगा। एटम्स को और बेहतर ढंग से समझने के लिए चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जहाँ पे और जो कन्फ्यूजन्स वगैरह जो है वो सारा कन्फ्यूजन डॉट सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों अब क्या पढ़ते हैं? अणु के बारे में पढ़े। अणु को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस है, ये भी एक सूक्ष्मतम कण ही है, लेकिन ये क्या है? 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बना होता है। मोर देन 2 और मोर देन 2 एटम्स, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक परमाणु, है ना, एटम्स जब आपस में कंबाइंड करते हैं, केमिकली कंबाइंड करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक एटम के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल बॉन्डिंग होता है, तब जाके अणु का निर्माण होता है। जैसे देखो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड होगा, दोनों के बीच में एक रासायनिक बंधन होगा, तब जाके H2 बनाएगा। तो ये H2 क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एटम्स हैं, तो जहां 2 एटम्स दिख गया एक साथ वो अणु कहलाएगा। 2 या 2 से अधिक एटम, है ना, लिखे हुए 2 और मोर देन 2 एटम्स, तो यहाँ पे देखो 2 एटम्स हैं, तो ये अणु हो गया। तो 2 परमाणु मिलकर रासायनिक बंधन द्वारा अणु का निर्माण करता है, ठीक है। और क्लोरीन क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा? Cl2, तो ये क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या मिलकर बनाएगा? O2, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑक्सीजन के परमाणु, ठीक है। ठीक है बच्चों, और देखो H मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा? HCl, तो HCl भी क्या कहलाएगा? अणु। क्लियर है ना? HCl क्या कहलाएगा? अणु। कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन, देखो ये इस तरह से मिलकर क्या बनाएगा? CO2। तो ये जो हम घेरा किए हैं सबके सब क्या हैं? सबके सब हैं अणु। क्यों? क्योंकि सब जो है वो 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बने हैं। यहाँ भी देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बना है, कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल 3 एटम्स मिलकर बनाया है ना। तो इस तरह से बहुत सारे, जैसे देखो H2SO4, है ना, ये भी क्या है? एक अणु है। NH3 ये भी क्या है? एक अणु है। HNO3 ये सब क्या है? सब अणु है। क्यों? क्योंकि सब जो है वो 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बने हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक एटम आपस में केमिकली रिएक्ट करके या केमिकल बॉन्डिंग द्वारा जुड़ जाते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी देख रहे हो बच्चे लोग, सबके सब क्या हैं? सबके सब क्या हैं? अणु है, ठीक है। सबके सब क्या हैं? अणु हैं। ओके बच्चों, अब आगे क्या पढ़ना है? अब आगे पढ़ना है कि मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स तो यहां पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला मॉलिक्यूल, पहला जो है वो क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। दूसरा क्या है बच्चों? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो देखो बच्चों, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। जैसे हम एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं। कौन सा एलिमेंट लेते हैं? क्लोरीन, ठीक है। तो बताओ इसमें जितने भी एटम्स होंगे क्लोरीन के होंगे,
तो यहाँ पे क्लोरीन अकेले नहीं होगा, हर जगह पे Cl2 होगा, हर जगह पे, हर जगह। क्यों बोले हैं ना कि क्लोरीन एटम्स है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा वो अणु के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो क्लोरीन का एक एटम नहीं रहेगा, हमेशा दो दो एटम्स आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होंगे। तो अगर इसमें 1 करोड़ अगर Cl के परमाणु होंगे ना तो हमेशा Cl2 के साथ होंगे, मतलब ये पेयर में होगा, हर जगह Cl2, हर जगह Cl2, क्लोरीन के 2 एटम्स एक साथ होंगे। जहां भी घूमेगा क्लोरीन का 2 एटम एक साथ घूमेगा, जहां भी रहेगा क्लोरीन का 2 एटम एक साथ रहेगा, आपस में केमिकली बॉन्डिंग द्वारा, मतलब क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक केमिकल बॉन्ड होगा, एक रासायनिक बंधन होगा, ठीक है ना। क्या होगा? रासायनिक बंधन होगा। तो ये रासायनिक बंधन द्वारा आपस में जुड़कर Cl2 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 हर जगह पे होगा। तो ये जो Cl2 है ये क्या है? सब अणु है। Cl2 क्या है? अणु है। क्यों? क्योंकि अणु क्या होता है? जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से बना होता है। तो देखो तो यहाँ पे क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। तो ये परमाणु नहीं कहलाएगा, ये टोटल क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। तो सब क्या कहलाएंगे? अणु। अणु मतलब सबके सब मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ये मॉलिक्यूल्स किसके हैं? क्लोरीन एलिमेंट के। ये क्लोरीन क्या है? एलिमेंट है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ किसी एक एलिमेंट का। कोई एलिमेंट नहीं है क्लोरीन का इतना बड़ा, तो सारे जो इसमें एटम्स थे वो एटम्स के फॉर्म में नहीं, किसके फॉर्म में थे? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। सब साथ साथ थे, दो दो का ग्रुप पेयर बना के रहते, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना। अब लेते हैं हम एक कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है बच्चों? ध्यान दो, कंपाउंड पर ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। कंपाउंड हमेशा 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, समझा? यहां पे समझो, कंपाउंड क्या है? कंपाउंड जो है वो 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। मतलब ये कि इसमें भी 2 या 2 से अधिक एटम्स रहेंगे मॉलिक्यूल्स की तरह, लेकिन इसमें जो एटम्स होगा ना वो अलग अलग एलिमेंट का होगा। जैसे इसमें देखो क्लोरीन के ही 2 एटम्स थे ना, लेकिन कंपाउंड में 2 अलग अलग तत्वों के एटम्स होंगे, एलिमेंट के एटम्स होंगे। जैसे देखो H2O पर ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम है, टोटल यहाँ पे 3 एटम है। 3 एटम किसके किसके हैं? हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। 2 अलग अलग एलिमेंट का यहाँ पे एटम्स है ना। तो ये मॉलिक्यूल्स तो है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या कहता है? जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु हो। तो हाँ, यहाँ पे 3 परमाणु है, तो ये मॉलिक्यूल्स तो है, लेकिन ये साथ ही साथ कंपाउंड भी है। क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना है। तो कंपाउंड क्या होता है? जो 2 या 2 से अधिक अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब कंपाउंड भी जो होता है ना, वो भी एक प्रकार का मॉलिक्यूल्स है, वो भी एक प्रकार का क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो हम लोग का टॉपिक क्या है? कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इतना सारा हम वाटर लिए, इतना सारा हम लोग वाटर लिए। अब देखो हम लोग जहां भी देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? H2O सभी जहां पे क्या नजर आएंगे? H2O, है ना। तो H2O के बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक्चुअली में क्या हो रहा होगा? बीच में ऑक्सीजन, देखो इस तरह से, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन और इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ा होगा और एक अणु बना रहा होगा। तो ये सब अणु हैं, लेकिन किसके? किसी यौगिक के, किसी कंपाउंड के। तो ये सब अणु तो हैं। अणु क्यों है? क्योंकि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना है। अणु तो हैं सब, लेकिन किसके? किसी यौगिक के। तो ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, ये सब के सब मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि सब में 2 या 2 से अधिक एटम है और किसके हैं? किसी कंपाउंड के। और ये क्या था? ये सब मॉलिक्यूल्स तो हैं, क्योंकि देखो सब में 2-2 एटम है, लेकिन किसके? किसी तत्व के, किसी एलिमेंट के, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग समझ गए टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों। तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉल कॉन्सेप्ट। और बच्चों वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉल कॉन्सेप्ट, उसको एकदम बढ़िया से समझना है। लेकिन उसके पहले इसको रिवीजन करते जाओ बच्चों। जो वीडियो मैंने डाला है उसको बार बार क्विक रिवीजन करो, देखते रहो, समझते रहो। जो डाउट्स होता है उसको कमेंट सेक्शन में जाके पूछो, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, आज का क्लास यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।